फ्रेंड्स नमस्कार। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक लेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। लेकिन उससे पहले बात सुनिए, पिछली वीडियो जो सीरीज नंबर 1 की आई हुई है, सीरीज 1 के नाम से है। यदि सिलेक्शन अच्छी तरह चाहिए तो उसे आप जरूर करें, और पिछले 5 साल के जो पेपर सॉल्व करके डाले हैं, जिस टेक्निकों से डाले हैं, उन टेक्निकों को अच्छी तरह पढ़ें और पूरा अच्छी तरह पढ़ें। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये 5 साल के पेपर और जो लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं, बस आप उनको कर लेंगे, टॉप मार जाएंगे। लेकिन ध्यान से करें उसे कि किस तरीके से क्या चीज़ समझाई जा रही है। ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत देखे और बस आगे बढ़ गए जल्दी से। ये कोई हंसने मजाक की नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है। और दिमाग तब लगेगा जब स्टेप वाइज आप पूरा 1-1 सेकंड का देखेंगे कि क्या स्टेप थे, एक के बाद एक क्या स्टेप आते हैं। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे, टॉपिक है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम। क्या होता है पहले आप ये समझेंगे। एचसीएफ को कहते हैं मासा। मासा की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले उस पर भी चर्चा करेंगे हम। महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी प्रकार एलसीएम को आप लोग बोलते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्त्य। अब इस बात को ध्यान रखना है, बच्चे जल्दी में क्या बोल देते हैं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ये मतलब ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या मतलब है इसका, इन शब्दों का क्या अर्थ है। शब्दों को पहले अर्थों को आप क्लियर करिए। इसका मतलब है फैक्टर। फैक्टर है, और कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हिंदी में हाईएस्ट महत्तम समापवर्तक। ये शब्द कहां से शुरू हुआ, अपवर्तक से। अपवर्तक। अब अपवर्तक होता क्या है, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, जैसे मैंने आपसे कहा, 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2 और 4। 6 के क्या होंगे, 1, 2, 3 और 6। एक का भी इसमें भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। अब समापवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक। पहले हमने लिया अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब है उसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। अब समापवर्तक का मतलब है 4 और 6, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड ढूंढना, उसको कहते हैं समापवर्तक। जैसे इन दोनों में भाग चला जाएगा, 1 का, 2 का चला जाएगा और किसी का जाएगा, और कोई संख्या नहीं है जिसका जाएगा। या तो 1 का जाएगा दोनों में, या 2 का जाएगा। अब अगला शब्द आता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम 4 और 6, इसका महत्तम कौन सा गुणनखंड है, बड़े से बड़ा, 2। तो ये इसका क्या हो गया, मासा, महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब हम अभी समझेंगे, इस बारे में और डिटेल से बात करते हैं अभी। और बात ये होती है, आपने जो सीखा होगा 4 और 6 का निकालना हो तो 4 के 2 गुणा 2, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3। और मासा जो आपने सीखा है, मासा होता है दोनों में कॉमन, तो 2 आ गया, मासा आ गया 2। इस प्रकार से मासा। अब आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या, हम तो ऐसे ही निकाल लिया करें। नहीं, हमें ये सब बातें पता होनी चाहिए कि उसका अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है।
इसके बाद बात को सुनिएगा। यदि आप इसकी डेफिनेशन पूछें क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या उन संख्याओं का मासा होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। इससे आपको एक तो बात ये रहेगा कि मासा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बात क्लियर हो गई आपको। ये मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्या में भाग चला जाए। अब आपने सोचा, आपको 8 और 12 में पूछा, अब आपने बड़ी से बड़ी देखी क्या हो सकती है, तो दिखाई दे रहा है 4 का भाग इसमें भी जाएगा, 4 का भाग इसमें भी जाएगा। उसके अलावा कोई संख्या है क्या? नहीं है। यदि हम सोचे तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कॉमन क्या आएगा? 2 गुणा 2। तो कितना मासा आ गया इसका? 4। इसी प्रकार से अब लासा की बात कर लें, ये बिल्कुल जीरो से ले चल रहा हूं आपको कि बिल्कुल जीरो से, फिर हम बात करेंगे इसमें टेक्निकल बातें, ये कैसे कैसे डायरेक्ट बातें इसमें होती हैं। तो बात सुनिएगा। अब आज से बात आती है अगली कि लासा की फुल फॉर्म लिखी हुई है आपका लघुत्तम समापवर्त्य। अब इसकी बात स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बात आती है अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होता है? 4 के अपवर्त्य क्या होंगे? मल्टीपल। इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिएगा 4 के अपवर्त्य क्या होंगे? 4 किस किस में भाग जाएगा? 4 में जाएगा, 8 में जाएगा, 12 में जाएगा, 16 में डॉट डॉट डॉट। 6 का भाग किस किस में जाएगा? 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल बात क्लियर। अब ये तो आगे अपवर्त्य, अब हमने आगे समापवर्त्य। समापवर्त्य क्या होता है? 4 और 6 का, इसमें भी जब दो या 2 से अधिक का एक साथ देखेंगे तो उसे बोलते हैं समापवर्त्य। तो क्या होगा? 4 का भी चला जाए और 6 का भी चला जाए। पहली संख्या वो क्या होगी? 12। 4 का भी जाएगा इसमें और 6 का भी जाएगा। 12 का क्या आएगा? 24। ऐसे आएंगे। अब लासा लघुत्तम समापवर्त्य मतलब 4 और 6 का लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, ये क्या होगा? 12। छोटा कौन सा है? 12। लेकिन आप निकालते कैसे थे? 4 को लिख लिए 2 गुणा 2, 6 को लिख लिया 2 गुणा 3, आपने ऐसे करा हुआ है। लासा क्या आ गया? लासा 2 कॉमन, ये 2 आ गया, ये 2 भी आएगा और ये 3 भी आएगा। 2 2 4 3 12। आप ऐसे करते हो। तो लासा की यदि डेफिनेशन करें तो क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। वह संख्या उन संख्याओं का लासा लघुत्तम समापवर्त्य होती है। यह डेफिनेशन हो गई। यह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्या का भाग जाता है। और मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें जाता है। इसका यदि आपने मासा देखा था तो आपके पास 2 आया था, वो 2 सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा था, वो तो मासा था।
और लासा क्या होता है, इसमें भाग जाता है। इसका निकालने का तरीका आप ऐसे भी करते हो। अब बात इससे आगे बढ़ती है, क्या बढ़ती है वो सुनिएगा। ये आती है कि इसमें संबंध क्या होता है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखी हो, लासा दे रखा हो, मासा पूछे, तो इसके लिए होता है पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, मासा इंटू लासा। इनमें से कोई तीन दे रखी होंगी, चौथी वो अक्सर पूछ लेता है। और ये व्यंजकों के रूप में, जैसे कि एक x+1 है, दूसरी x² + 2x+3 है, उसका मासा दे दिया, लासा निकालना है। यदि लासा निकालना है तो मासा का भाग कर देंगे, यदि दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का इधर भाग कर देंगे। इस प्रकार से करते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद बस से बात आगे बढ़ती है। यदि दो संख्याओं का, याद रखिएगा पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यदि दो व्यंजकों ए और बी का मासा h है तो a प्लस बी तथा a माइनस बी का मासा भी h होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। a और b का मासा h है तो उन दोनों के योग और अंतर का मासा भी h होता है। अब मासा का मतलब समझिए, फिर दोबारा बात आएगी, सिद्ध हो जाएगा अपने आप। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6 था, अभी आपने करा था, इसका मासा 2 आया था, इसका मासा जो था वो 2 था, तो इस 2 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। यही मासा की डेफिनेशन है, इस 2 का इसमें ही भाग जाएगा। इसका मतलब यदि a और b का मासा h है तो a में h का भाग चला जाएगा, वो भी पूरा पूरा जाएगा, पूर्णांक आएगा, कुछ ना कुछ p आ गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ph। इसी प्रकार b में भी भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन अब ये अलग है, ये अलग संख्या है, तो इसमें भाग जाएगा, तो मान लिया q आ गया, तो b बराबर हो गया QH। अब देखिएगा a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी, इन दोनों में h कॉमन है तो p प्लस क्यू एच। a माइनस बी क्या होगा, p माइनस क्यू, h कॉमन। अब देखिएगा इन दोनों का मासा क्या आएगा, मासा क्या कॉमन है दोनों में, h कॉमन है। तो यदि दो व्यंजकों का मासा h है तो उनके योग और अंतर का मासा भी h होता है। अगली देखिए, पॉइंट ऑफ भाई काम बन जाएंगे आपके। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसी पे काम चल जाएगा आपका, शानदार। अभी देखिए और क्या बात आती है। अब अगला पॉइंट आता है, यदि a और b का मासा h तथा लासा l है, और दिया है, क्या दिया है, दिया है a प्लस बी बराबर h प्लस l हो, दिया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी, प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं होता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, h क्यूब प्लस l क्यूब। ये याद रखेंगे, दो व्यंजकों का मासा दे रखा हो और लासा दे रखा हो, लासा l है, लासा l, h ही लिख गया हूं, h तथा लासा l है, तो a प्लस बी बराबर h प्लस l दे रखा हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर h क्यूब प्लस l क्यूब होता है। इसके अलावा इसमें आपको और थ्योरी बहुत हो गई, इतने से किसी प्रकार के क्वेश्चन हो सॉल्व किए जा सकते हैं।
देखिएगा क्या कहता है, दो संख्याओं का लासा मासा का 65 गुना है। इसका मतलब मासा यदि आपका x है तो लासा कितना है, इसका 65 गुना है, 65x है। यही तो कहने का मतलब है। लासा और मासा का योग, इन दोनों का योग 1650 है। मतलब 65x प्लस x बराबर 1650 है। 66x बराबर 1650, x बराबर 1650 बटे 66। 11 से काटे आप, 11 कम 11 55 जीरो और 11 छिंग 66 और 6 दूनी 12 6 पंजे 30, x बराबर 25 आ गया। इसका मतलब लासा कितना आ गया, लासा आ गया 65 गुणा 25, 25 का गुणा कर दिया, और मासा कितना आ गया, खाली 25। अब पहली संख्या कितनी दे रखी है, 125। दूसरी संख्या पूछिए, आपको मैंने लिखवाया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। पहली संख्या 125 गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा 65 गुणा 25 और मासा 25। दूसरी संख्या कितनी आएगी, 65 गुणा 25 गुणा 25 बटे 125। 25 पंजे 125 और 5 25 और 325। मतलब इसका आंसर दूसरी संख्या कितनी आ गई, 325। आंसर होगा इसका बी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कभी एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि भिन्नों में दे दिया और मासा पूछ रहा है, तो भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा क्या होगा, भिन्नों के अंशों का मासा बटे भिन्नों के हरों का लासा। और यदि कहे भिन्नों का लासा निकालो, तो जो चीज बोले, मासा बोला तो भिन्नों के अंशों का मासा होगा। भिन्नों का लासा पूछा तो भिन्नों के अंशों का लासा। जो चीज पूछेगा वो चीज उसके अंशों का होगी, और हर का क्या होगी, भिन्नों के अंशों का मासा। बड़ा ध्यान रखना, बड़ा आसान तरीका है। कभी भी भिन्नों में कह देगा कि इस भिन्न का मासा निकालो, तो उसके जो अंश होंगे उसका मासा निकालेंगे, पता चल गया। जो पूछा है अंशों का वो ऊपर होगा और हर का दूसरा वाला होगा। मासा लासा दो चीजें। यहां पर आपको इसका पूछा 3/4, 5/6 और 5/8 का मासा पूछा है। जरा ध्यान दिया, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। मासा पूछा तो इसका मासा चाहिए। बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसका दी हुई संख्या में भाग चला जाए। इन 3 में भी चला जाए, 5 में भी चला जाए, 5 में चला जाए, कौन सी संख्या होगी, 1। 1 से बड़ी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग हैं, तो इसका मासा कितना होगा, 1 ही होगा। अब नीचे क्या देखना है हमें, लासा। ऊपर मासा ले लिया तो अब नीचे क्या लेंगे हम, लासा। 4 का भी भाग चला जाए, 6 का भी चला जाए और 8 का भी चला जाए। 4 का भी चला जाए, 6 का भी चला जाए, तो ये कौन सी होगी, 24। 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। आपने बाहर लिख लेते तो 4 का चला जाता, 6 का चला जाता, 8 का नहीं आता। तो अंश का तो मैंने मासा लिया और हर का क्या लिया, लासा। देखिएगा, यदि आपको मैं ये भी दिखाना चाहूं कि आपको तकलीफ हो रही है, 3, 5 और 5 क्या इसके कोई गुणनखंड होंगे, इसका 3 ही होगा, इसका 5 ही होगा, इसका 5। अरे 5 2 बार क्यों लिखे हम, एक बार से भी काम चल सकता है। 5 5 है तो एक बार। अब इसका मासा, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, क्योंकि मासा क्या होता है, कॉमन तीनों में। और लासा क्या होगा, लासा निकाल लें। अब लासा किसका निकाल लें हम, हर का। 4 6 8 का। आपको जरा भी तकलीफ हो इस प्रकार से लिख लो, 2 गुणा तो लिख लिया,
2 गुणा 3 लिख लिया और 2 दूनी 4 दूनी 8। लासा ले रहे हैं, सबसे पहले कॉमन एक बार, 2 में एक कॉमन है तब भी लेंगे एक बार, नहीं है कॉमन वो भी लेंगे। लासा ऐसे लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। यही मैंने डायरेक्ट लिखा था पहले, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40, 50 से भाग देने पर, इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ये डेफिनेशन थी लासा की। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनका मुझे क्या निकालना है, लासा। अब कह रहा है कि भाग देने पर 7 बचे। अरे मुझसे आपने कहा कि 2 और 3 का भाग देने पर 7 बचे, मान लो 2 ही संख्या ले ली, तो वह छोटी से छोटी संख्या था जिसका इसमें इसका ही भाग करें, इसका ही भाग करें और आपको 7 बच जाए। 7 नहीं, इससे बड़ा तो नहीं, आप समझ लो 1 बच जाए। तो मुझे क्या लेना चाहिए, 2 और 3 का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 1 जोड़ दीजिए, 7। 2 का भाग कर लो तब भी 1 बच रहा है और 3 का भाग कर लो तब भी 1 बच रहा है, 3 दूनी 6। मतलब इनका मुझे क्या करना चाहिए, 10, 20, 30, 40 और 50 का लासा ले लेना चाहिए। अब लासा लेने का तरीका सेकंड नॉर्मल, अब तरीके पे आते हैं टेक्निक पर। सब में 0 0 0 0 0 है, इसका मतलब 10 तो कॉमन आ जाएगा। डायरेक्ट देखने का तरीका, 10 तो कॉमन है सब में। अब क्या बचा यहां पर, 3 क्या किसी में कॉमन आया, क्योंकि 10 तो मैंने ले लिया। 3 गुणा 10, 2 गुणा 10, 10 एकम 10, 4 ढाई 10 और 5 ढाई 10, 10 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब देखिएगा 3 क्या किसी में कॉमन आएगा, ये बचेगा क्या, आप देख लिए मैं कैसे लिखना चाह रहा हूं। आप कहेंगे जल्दी हो रही है, थोड़ी नहीं होगी जल्दी। 3 गुणा 10, 4 गुणा 10 और 5 गुणा 10। मुझे लासा लेना है, सबसे पहले कॉमन ये 10 आ गया। मैंने कहा 3 किसी में कॉमन है, अब नहीं है तो ये 3 भी आएगा। अब देखना ये 5 किसी में कॉमन है, नहीं है तो ये भी आएगा। अब देखना बचा 2 और 4। इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिर भी 1 2 बचेगा तो वो 2 भी आ जाएगा। तो क्या आ गया इसका लासा, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 ढाई 600। 600 आ गया इसका लासा। इसका ना 600 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो 10 का पूरा भाग जा रहा है 60 बार, 20 का भाग जा रहा है 30 बार, सब पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब क्या कह रहा है, 7 शेष बचे, तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया है, 607। 607 छोटी से छोटी वह संख्या है जिसमें इन सबों का भाग देने पर 7 शेष बचता है। इसका आंसर ये होगा। तो हिंदी के हिसाब से क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह समझें, भाषा के हिसाब से देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है, लासा क्या दे रखा है, x, x + 1, x + 2 और x + 3। महत्तम समापवर्तक मासा बराबर x + 2 x + 3। यदि पहला व्यंजक क्या है, x³ + 5x² + 6x, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपके पास फॉर्मूला क्या था, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर लासा इंटू मासा। पहला व्यंजक ये रहा x³ + 5x² + 6x। दूसरा व्यंजक आप तो डायरेक्ट लिखेंगे, लासा गुणा मासा डायरेक्ट लिख के, x, x + 1, x + 2 और x + 3 इंटू मासा x + 2 और x + 3। अब ध्यान देंगे कि इसका इसके नीचे भाग होगा, तो इसको यदि आप कहें तो यहां से हटाया जाए और इसको नीचे भाग कर दिया जाए। और क्या है भाग में, ये था x³ + 5x² + 6x। इसमें क्या कॉमन है उस बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। x, x + 1, x + 2, x + 3, फिर x + 2 और x + 3, और नीचे जो LC कॉमन आएगा वो आएगा x। यहां बचेगा x² + 5x + 6 बचेगा,
और उसके गुणनखंड हमने सिखाए क्या होते हैं गुणनखंड, x+2 और x+3। x से x कट गया, x+2 से x+2 कट गया, x+3 से x+3 कट गया, और क्या आ गया x+1, x+2 और x+3। ये कौन सा व्यंजक आ गया, ये दूसरा व्यंजक आ गया, x+1 x+2 x+3। बी आंसर है। देखिएगा मैं ये आपको गुणनखंड, पिछली वीडियो में गुणनखंड चल रहे थे तो उस पर गुणनखंड में ये टेक्निकें मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे हम डायरेक्ट गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए मेरी वीडियो में आपको ना तो फालतू चीजें मिलेंगी ना फालतू बातें मिलेंगी कि ये कर रहे वो कर रहे हल्ला कर रहे और गुल्ला कर रहे, ये कुछ होगा नहीं। पढ़ने के लिए जब आप इसमें मन लाएंगे तभी मन लगेगा, ना मजाकबाजी होगी ना हाहाई होगी कि उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल मैं कर सकूं। आप पढ़ेंगे बहुत शानदार समझ में आएगी, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटी क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। पहली बात तो ये है कि इतने इतने अंतराल पे बजती हैं तो वह 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखिएगा एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये सेकंड में है और ये मिनट में। यदि हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 यदि इसको देखें तो इसका लासा निकालना है। अब लासा हमने देखना शुरू करा, इसका लासा क्या होगा, यदि आप डायरेक्ट निकाल सको तो 120 होगा। अरे इसका भी भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जब इसका पूरा भाग जाना चाहिए तो 12 के गुणा जो बनेगा, 12 के गुणा जो बनेगा, यदि मैं 12 लिख दूं तो क्या 12 में 8 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 24 में क्या, 24 में देखना 12 इसका लासा 24 लिखूं तो क्या 2 का भाग 10 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 36 लिखूं तो क्या 10 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब जिसके अंत में 0 होगा उसे चेक करेंगे खाली। तो 12 पंजे 60, 60 हमने सोचा, विचार कर रहे हैं 60 में यदि हम भाग करें 8 का तो नहीं जा रहा, यह 60 भी नहीं हो सकता। 60 का फिर 0 अंत में कब आएगा, जब 120 होगा, 120 लिख दिया। 120 में देखिए 10 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। मतलब जल्दी निकालने के लिए, जल्दी करने के लिए, नहीं तो आपको जो तरीका मालूम है उससे आप निकालेंगे फिर। अब देखिए 120 सेकंड में ये एक साथ बजती है। अब ये कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। अब ये मिनट है, 30 इसको सेकंड में मतलब इंटू 60 सेकंड में बदल दिया, बटे ये भी सेकंड है 120, 60 से 2 बार और 2 से 15 बार, कितनी बार बज रही है, 15 बार। लेकिन जब शुरुआत हो रही है तो पहली बार तो एक साथ बजी, उसने कहा एक साथ बजनी प्रारंभ करती है, पहली बार तो एक साथ बजी जब स्टार्टिंग, जब समय 0 शुरुआत से तो समय शुरू हुआ, जब स्टार्ट हुआ तब एक बार एक साथ बज गई। फिर 30 मिनट में कितनी बार बज रही है, 15 बार, तो एक बार और जोड़ना पड़ेगा, 15 + 1 कितनी बार बजेगी, 16 बार। आप ये आंसर मत दे देना 15, इसका आंसर होगा 16, क्योंकि जब स्टार्टिंग हो रही है तब भी वो एक साथ बजने के बाद फिर बजेगी। इसका मतलब जब टाइमिंग 0 थी, जब स्टार्टिंग हुई तब एक बार वो एक साथ बज चुकी है। क्या क्वेश्चन है, 2 व्यंजकों का योग और अंतर ये दे रखा है। माना 2 व्यंजक ए और बी हैं, a + b का मान कितना दे रखा है, 5x² - x - 4, और उसका अंतर क्या दे रखा है, x² + 9x - 10। तो कहता है इन व्यंजकों का लासा निकालो, पहले इन दोनों को जोड़ो तो 2a आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 6x² + 8x - 14, a बराबर कितना आ गया, 2 का भाग 3x² और प्लस 4x और -7, फैक्टर करो 3x² प्लस के 7x माइनस के 3x -7, x कॉमन 3x + 7, -1 कॉमन 3x + 7, 3x + 7 कॉमन x -1। अगला देखिएगा, इसी में बात को अब मुझे b का भी मान निकालना है, तो इसमें से इसको घटाओ, जब घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, b और b कितने होंगे 2b, जब घटाएंगे तो 5 में से x² गए 4x², इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के 10x, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 6, b बराबर कितना आ गया 2x² - 5x + 3, इसके फैक्टर कर दो 2x²
माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3, x कॉमन 2x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन x माइनस 1, b आ गया। a और b का लासा लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 1। अब ये कॉमन नहीं है, ये भी आएगा 3x प्लस 7, ये कॉमन नहीं है, ये भी आएगा 2x माइनस 3, ये आ गया। ये कौन सा आंसर है? ये चौथा डी, इसका आंसर होगा डी। देखिए आप लोग सब भेजते हो, जब आप लोग भेजते हो तो क्वेश्चन तो लंबे हो चाहे छोटे हो चाहे मोटे हो कैसे भी हो, ये नहीं कि कोई मैंने ढूंढ के और सरल सरल से लिख दिए, छोटे छोटे लिख दिए। आप लोग जैसे भेजते हो वैसे उसका तुरंत जवाब दिया जाता है कि जैसे भी क्वेश्चन हो उसको होने चाहिए, अच्छी तरह होने चाहिए। ये सब नहीं होता, उससे हम बातों को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि कहां पर हमें क्या यूज करना है। देखिएगा इसका मासा निकालना है, x की घात 6 माइनस वाई की घात 6 है। इसे आप लिख सकते हो x क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर। फैक्टर करने पड़ेंगे आपको, एक बार जोड़ेंगे और एक बार आप घटाएंगे। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसी प्रकार आप इसके फैक्टर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला आ गया एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि आपकी खोपड़ी तेज चल रही तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, जब चेक करिए क्या होगा? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2a भी आएगा, और यहां पे एक ही ए भी है तो इसका मतलब एक घटेगा। अब ये इस पे भी स्क्वायर है और ये एक्स वाई का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। अब तीनों का मासा लेना है। मासा होता है जो तीनों में कॉमन हो। देख लीजिए ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस प्रकार से ये लासा मासा के बारे में बताया गया। अब अगला टॉपिक चालू होगा, द्विघात समीकरण। देखिएगा द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात की जनरल फॉर्म होती है। इसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता। यदि ए का मान 0 हो गया तो ये द्विघात नहीं रहेगी, ये रैखिक हो जाएगी। एक घात एक्स की रहेगी, द्विघात 0 नहीं हो सकता। बी 0 हो जाए या सी 0 हो जाए, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होते हैं। यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके कितने मूल होंगे? अधिक से अधिक 2 मूल होंगे। लेकिन उन दोनों मूलों की रूप अलग अलग हो सकते हैं कि वो वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मूल कितने होते हैं? 2। तो यदि इसके 2 मूल का मतलब समझिए, मूल होता क्या है? जिसको बोलते हैं उसके रूट्स जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। यदि आप इसके फैक्टर करें तो x माइनस 2 होंगे और x माइनस 3 होंगे। एक बार इसको 0 के बराबर करा, x बराबर 2 आ गया। एक बार इसको 0 के बराबर x बराबर 3 आ गया। 2 और 3 2 मूल आ गए। अब इस मूल का क्या करना है? ये मूल इसको संतुष्ट करते हैं। मूल जो होते हैं वो इसको संतुष्ट करते हैं। देखिएगा 2 का वर्ग
5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 6 और 4 10 माइनस 10, और ये कितना आ गया 0। ये ये भी इसको संतुष्ट करेगा। इसको शून्यांक भी कहते हैं, शब्दों का इस्तेमाल देखिएगा। इसको शून्यांक भी कहते हैं जो उसे शून्य कर दे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जीरोस। कि इस इक्वेशन के जीरोस क्या हैं? इसके जीरोस 2 और 3 हैं। इसके रूट्स क्या हैं? तो 2 और 3 हैं। तो यदि आप इसको क्या करते हैं? संतुष्ट। यदि आप इससे फिर समीकरण बनाना चाहो, यदि आपको रूट्स दे रखें और आप समीकरण चाहो, तो देखो कैसे बन रहा है। x में से पहला रूट घटाया, x में से दूसरा रूट घटाया और इनका गुणा कर दिया। अब इसके गुणा करिए तो यही आएगा। इसका मतलब बहुत सिंपल टेक्निक पता चल गई कि कभी भी रूट्स दे रखे हो और इक्वेशन बनानी हो, हम आपको वो भी बताएंगे फॉर्मूला जो बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का योग प्लस मूलों का गुणा, वो बात की बात है। हमें तो सिंपल टेक्निक ढूंढनी है। यदि रूट्स होंगे उसके तो वह उसे संतुष्ट करेंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, यदि रूट्स दे रखें और आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत है, तो x में से पहला रूट घटाओ, x में से दूसरा रूट घटाओ, दोनों का गुणा कर दो। अभी मैं आपसे कह दूं कि किसी इक्वेशन के रूट -2 और 3 है, समीकरण बनाओ, तो मैं x में से पहला रूट घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, x में से दूसरा घटाऊंगा और इन दोनों का गुणा करूंगा बराबर 0। आप इसका गुणा कर लें, 2x माइनस के 3 -x और -6 ये आ गया। ये द्विघात समीकरण बन गया। किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 2 ही मूल नहीं, तीनों। मान लो आपको कहते हैं 2 - 3 5, 3 रूट्स है। इसका मतलब जो 3 रूट हैं तो वो 3 घात का होगा, त्रिघाती है। और जब 3 रूट से, फिर हम फॉर्मूला क्यों याद करें? x में से पहला रूट घटाएं, x में से दूसरा रूट घटाएं और x में से तीसरा रूट घटाएं बराबर 0। इन तीनों का गुणा कर लें, समीकरण अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब यदि हमें रूट मालूम है तो हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बात को सुनिएगा। यदि इसके रूट माना दिए हुए, इसके रूट्स क्या हैं, इसके मूल क्या हैं, अल्फा और बीटा, मान लो रूट्स हैं, तो समीकरण क्या बनेगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। इसका गुणा कर देंगे हम आराम से। यदि आप इसका गुणा करें तो x स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, आप गुणा कर लीजिए आराम से। यही तो आप याद करते हो कि मूल पता हो तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, रटते रहते हैं। अब जब इसके ये रूट्स हैं, इससे ये समीकरण बनाया, तो ये समीकरण और ये समीकरण एक से ही तो होंगे। यदि इसके ये रूट्स थे और इस रूट से फिर मैंने समीकरण इसी रूट से बनाया, तो यही तो समीकरण आ रहा है ज्यों का त्यों। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसी होंगी? आपस में एक सी होंगी। यहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है, तो यहां पर a है, a का भाग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। एक्स का गुणांक 1 हो गया। अब x का गुणांक कितना है? x का गुणांक है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां x का गुणांक कितना है? b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन ए। तो मूलों का योगफल क्या आ गया? मूलों का योगफल बराबर माइनस b क्या है? x का गुणांक, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार बिना x वाला कितना है? अल्फा बीटा। बिना x वाला यहां कितना है? c अपॉन ए। तो आपने ये भी याद, मैं 0 से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल एक एक बात बता रहा हूं। मूलों का गुणनफल, इस पे हमेशा 2, 3, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। c क्या है? अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या आ गया? मूलों का गुणनफल। आपने योगफल भी सीख लिया और गुणनफल भी सीख लिया। ये तो हम द्विघात का भी सीख रहे हैं, हम आपको 3 घात का भी बताएंगे टेक्निक, और 4 घात की भी टेक्निक बताने की कोशिश करेंगे। 3 घात का भी आ जाता है कभी कभी पेपरों में, तो बात को यार सुनते जाएं आगे से। तो मूलों का योगफल आपके पास क्या आ गया? मूलों का योगफल आ गया माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है?
याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी क्या है, कांस्टेंट। तो ए बी सी के बारे में ये आ गया। इसके बाद इससे बात आगे चलती है कि यदि त्रिघातीय आ जाए, सपोज कर पढ़ रहे हम द्विघाती रहे लेकिन त्रिघातीय आ रहे हैं, थोड़ा सा बता दिया जाए कि यदि पेपर में डायरेक्ट आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब इसमें 3 घात का है तो कितने मूल होंगे इसके, 3, अल्फा बीटा गामा, 3 मान लिए। बिल्कुल वही तरीका अप्लाई करा। यदि हमें समीकरण बनाना है तो हम क्या करेंगे, x में से अल्फा घटाएंगे, x में से बीटा घटाएंगे और x में से गामा घटाएंगे बराबर 0। अब आप आराम से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर आएगा प्लस एक्स, फिर आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। आप आराम से गुणा कर लीजिएगा और फिर लास्ट में आएगा अल्फा बीटा गामा। इसके ही तो ये मूल हैं, ये मूल जो है ये इसी के हैं। इससे मैंने समीकरण बनाया तो ये दोनों समीकरण एक से होंगे, और यदि ये दोनों समीकरण एक से होंगे तो क्या एक्स क्यूब के साथ यहां कुछ है, नहीं है, एक है, बिल्कुल पिछले की तरह। तो यहां पे ए का भाग कर दो तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर सी अपॉन ए एक्स और डी अपॉन ए बराबर 0। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक एक मूलों का योग बिल्कुल वही, लेकिन यहां पर बी क्या है, जब द्विघात का था तो ए द्विघात का गुणांक होगा, फिर बी क्या होगा, उससे एक घात कम एक्स का, और सी क्या होगा, कांस्टेंट। यहां पर ए क्या होगा, यहां पर जो ए होगा वो एक्स क्यूब का गुणांक होगा, बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, सी क्या होगा, एक्स का गुणांक होगा, और डी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां देखिए बी यहां पर जो है देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या आ गया इसके बारे में, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसी बात को देखिएगा, एक्स का गुणांक कितना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो यहां पर एक्स का गुणांक कितना है, सी अपॉन ए, और सी यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पे तो कांस्टेंट था, लेकिन इसमें क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद इससे बात आगे बढ़ती है, कांस्टेंट क्या है, अल्फा बीटा गामा, क्या होगा, डी अपॉन ए, क्या आएगा, अचर, यहां पे डी अचर है, बटे नीचे एक्स क्यूब का गुणांक। याद रखना है जब इसमें दो जोड़ में आते हैं सिंगल सिंगल तो माइनस बी अपॉन ए होता है, यहां पे सिंगल सिंगल आ रहे हैं तब भी माइनस बी अपॉन ए है, लेकिन जब जोड़े में गुणा में आता है तो फिर माइनस का प्लस आएगा, और जब तीनों गुणा में आएंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये गलत लिखा है मैंने, जब तीनों का गुणा होगा तो यहां माइनस आएगा, गलती कर गया हूं, देख लो, माइनस अल्फा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस आएगा, और जब यहां तुलना करूंगा तो ये माइनस आ गया, और जब इस माइनस को हटाऊंगा तो ये माइनस यहां आके यहां हट जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस का होता है। अब देखो याद कैसे आ गया, पहला माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, तीसरा माइनस होता है, ये ध्यान रखने की चीजें हैं। तो इस प्रकार से हम 3 घात का भी कर सकते हैं। इसी में बात फिर आगे बढ़ती है, इसमें बात यह आगे बढ़ती है कि कोई समीकरण आ जाए, आपसे उसमें पूछे मूल निकालो, एक मूल निकालने का तरीका कि आप उसके गुणनखंड कर लो, ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो यदि वो उसका मूल होगा तो वह उसे संतुष्ट करेगा, सीधे से कर देंगे, एक तरीका ये। फिर भी गुणनखंड ना हो रहे तो आपने इस्तेमाल करा है कि श्रीधराचार्य विधि, तो अब उसकी हम बात करना शुरू करते हैं, कैसे क्या होता है। तो देखिएगा ये आ गया, कि आपके पास ये है एक्स स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 6। इसके गुणनखंड के बारे में पहले विचार करते हैं, क्योंकि ये गुणनखंड में जब हुई थी तो इसकी शायद टेक्निक आप लोगों ने मुझसे भेजा है कि इसकी टेक्निक बता दी जाए। तो देखिएगा, मान लिया हमने 4 तरीके से ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक और ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, एक और ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ये 4 प्रकार आपको दिखाई दे रहे, तो इस पे जरा चर्चा करते हैं। इसकी ये आधी घात है, आधी घात है तो गुणनफल इसके बराबर होना चाहिए। और कभी भी ध्यान रखिए, गुणनफल इन दोनों का कैसा रहा है, पॉजिटिव। कभी भी गुणनफल पॉजिटिव आ रहा हो तो दोनों संख्या इससे छोटी होंगी। कभी भी गुणनफल पॉजिटिव आ रहा हो तो जो बीच में जो गुणनखंड करेंगे वो इससे छोटी होनी चाहिए। तो यहां पर हम पढ़ेंगे 3 दूनी 6, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 6 आ रहा है। 3 6 कम 6 नहीं पढ़ेंगे जब भी पॉजिटिव आएगा। देखो यहां पे ही पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे भी हम पढ़ेंगे 3 दूनी 6। अब बीच में देखेंगे किसका चिन्ह है, प्लस का। कैसा चिन्ह है, प्लस का। तो x प्लस 3 होगा और x प्लस 2 होगा, दोनों प्लस के होंगे। यहां पर भी देखिए पॉजिटिव है तो दोनों इससे छोटे होंगे। गुणनखंड क्या होंगे, 3 दूनी 6, लेकिन यहां कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस का है तो x माइनस 3 दोनों माइनस के होंगे। डायरेक्ट तरीका। यहां पर देखा इन दोनों का गुणनफल कैसा है, नेगेटिव। और जब भी गुणनफल नेगेटिव हो तो बीच की जो संख्या आएंगी, एक संख्या इससे बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। तो यहां पर पढ़ेंगे हम गुणनखंड में कितना लाना, 6 लाना है गुणनफल। तो 6 एकम 6, क्या पढ़ेंगे हम, 6 एकम 6। और जब भी गुणनफल नेगेटिव आ रहा हो तो एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में। क्यों, प्लस का जब माइनस में गुणा करते हैं तभी माइनस आता है। तो अब यहां पर चिन्ह देखा कौन सा है, प्लस। तो बड़ी संख्या प्लस की लिखेंगे, 6 एकम 6, और छोटी संख्या माइनस की। हो गए गुणनखंड। यही चीज यहां आ रही है, माइनस की है, नेगेटिव। ये बात क्लियर होगी, जैसी नेगेटिव आ रही है तो एक इससे बड़ी होगी। तो यहां पे भी गुणनखंड क्या होंगे, 6 एकम 6, परंतु यहां किसका चिन्ह है, माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी। ये गुणनखंड करने के तरीके होते हैं छोटे से, कि आप एक लाइन में कैसे लिखोगे, इस बात को बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आगे थी, यदि आप करना चाहो तो आप अपने हिसाब से पूरे करके देखो। गुणनखंड आप क्या जानते हो करने, उससे आप कर सकते हैं। अब बात आ गई कि यदि किसी द्विघात समीकरण के गुणनखंडी ना हो रहे हो, फिर आप क्या करेंगे, तो उसके बारे में देखिएगा। आपके पास ये आ गया कि इसके फैक्टर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर करिए। अब आप पे फैक्टर हो ही नहीं रहे, एक एकम 1 होता है, गुणनफल 1 आ जाए और योगफल उसका 3 आ जाए, ऐसी संख्या आपको मालूम ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, करने का तरीका, आप इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणांक a है 1, b का मान 3 और c का मान 1। अब आपके पास श्रीधराचार्य विधि होती है, क्या होती है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी की वैल्यू 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बटे 2a, 2 एकम 2। x बराबर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग 9 माइनस 4 बटे 2 माइनस 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं आप और एक बार नेगेटिव। इस प्रकार से ये गुणनखंड किए जाते हैं जब फैक्टर ना हो रहे हों, और जिसके फैक्टर भी हो रहे हों उसके भी आप इस तरीके से करेंगे तो आ जाएंगे। बिल्कुल बात क्लियर। इसी में फिर इससे आगे बात बढ़ती है कि विवितकर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट विवितकर, विवितकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या इस्तेमाल है विवितकर का,
विविधकर कभी कभी डायरेक्ट निकालने के लिए आया था पेपर में कि इसका विविधकर खाली पूछते आपसे, इसका विविधकर पूछ दिया आपसे, आपने डायरेक्ट निकाला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, बी का मान कितना है 3 -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1, 9 - 4 कितना आ गया 5, विविधकर 5 आ गया। हो गया क्वेश्चन, बात खत्म। पता होना चाहिए विविधकर क्या होता है। अब विविधकर निकलने के बाद में ये विविधकर से क्या क्या चीज हम लोग पकड़ते हैं, वो क्या चीज होती है उस पर बात करते हैं। देखिएगा इसमें आपने जब पढ़ा श्रीधराचार्य विधि ax² + bx + c बराबर 0 है, तो आपने श्रीधराचार्य विधि -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, और ये जो अंडर रूट के अंदर है इसी को तो आपने विविधकर बोल लें। ये विविधकर किसके अंदर होता है? अंडर रूट के अंदर। कभी कभी आपको पेपरों में अक्सर मिल जाएगी ये बातें कि इसके मूल बताओ कैसे हैं, वास्तविक हैं, परमेय हैं, काल्पनिक हैं, समान हैं, असमान हैं, किस तरीके के। तो ये जो चीज हम पहचानते हैं, ये पहचान करते हैं हम उसके विविधकर से। क्या होता है विविधकर को हमने ये लिखा, आपको किसी भी किताब से टेबल याद नहीं करनी है, आपको खाली समझना है। यह ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर होता है। इसके 3 चीज हो सकती हैं, या तो इसका मान 0 से बड़ा हो, ऊपर लिख देते हैं b² - 4ac, या तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से छोटा होगा। 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो नेगेटिव होगा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो नेगेटिव, और 0 भी आ गई, सारी चीज आ गई। अब बात को समझिएगा, जब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव। अंडर, और ये किसके अंदर होता है? अंडर रूट के अंदर, हमें ध्यान रखना है। तो इसको लिखने से पहले एक बात और आपको क्लियर होनी चाहिए, वो है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए रियल नंबर की आप साइंटिफिक डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परमेय तथा अपरमेय संख्या, ये क्या बात हुई? परमेय और अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं? अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये ढूंढने में लग गए तो सिंपल सी टेक्निक ढूंढ दी, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक हो जाए वह संख्या वास्तविक संख्या होती है। आपने 3 का वर्ग करा, पॉजिटिव आ गया 9, तो इसका मतलब 3 वास्तविक है। -3 का वर्ग करा 9, यह भी वास्तविक है। आपने नेगेटिव किसका वर्ग आएगा? आखिर नेगेटिव किसका वर्ग आएगा? मैंने ये बोला जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक हो जाए वह संख्या वास्तविक संख्या होती है। मैंने परमेय अपरमेय सोचने का झंझट हटा दिया। अब आपने कहा अंडर रूट -3, इसका वर्ग करिए, वर्ग से वर्गमूल हट गया, -3 आ गया, ये तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? काल्पनिक। ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है, रियल है, ये रियल है, लेकिन ये कैसी संख्या है? इमेजिनरी, क्योंकि इसका वर्ग कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो बात क्लियर हो गई कि यदि अंडर रूट के अंदर माइनस होगा तो वो कैसी होगी? काल्पनिक। और अंडर रूट के अंदर माइनस के अलावा पॉजिटिव कैसा भी होगा तो कैसी होगी वो संख्या? वास्तविक। तो बात आई, ये किसके अंदर होता है? अंडर रूट के अंदर। विविधकर किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। और जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब कैसी होगी ये? वास्तविक। 0 आ जाएगा तब भी 0 आएगा तो ये भाग जाएगा अंडर रूट, तब भी कैसी होगी? वास्तविक। लेकिन जब 0 से छोटा होगा, नेगेटिव जब आ रहा होगा, और ये अंडर रूट के अंदर होती है, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होती है तो कैसा होता है? वो काल्पनिक। इसका मतलब 0 से छोटे पे कैसा हो गया? काल्पनिक। काल्पनिक, इमेजिनरी। यहां पर देखिएगा, यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। 0 से तो बड़ा है, हो सकता है वो संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग ना हो। बहुत ध्यान से कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, मैं आपको अभी समझाता हूं। पूर्ण ना हो, आपने मतलब क्या है? पूर्ण वर्ग हो।
मान लो 4 आ गई तो पूर्ण वर्ग है 2 का, 7 आ गया तो पूर्ण वर्ग नहीं है। भाई ऐसी तो संख्या आएंगी, या तो पूर्ण वर्ग होगी 0 से बड़ी, या तो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग क्यों छाटी? पहली बात ये वास्तविक तो ये होगा, वास्तविक, वास्तविक, ये भी वास्तविक विक, ठीक है ना, वास्तविक। अब बात को सुनिएगा, बस काल्पनिक एक ही कंडीशन होता है, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है। अंडर रूट के अंदर यदि ये पूर्ण वर्ग है तो जब अंडर रूट के अंदर आएगा तो अंडर रूट भाग जाएगा कि रहेगा? अरे 4 आ गया तो 4 का वर्गमूल आप 2 लिख लोगे, प्लस माइनस तो आगे लगा हुआ है पहले से ही। यदि 9 आ गया तो वर्गमूल भाग जाएगा। जब पूर्ण वर्ग होगा तो वर्गमूल भाग गया, और जब वर्गमूल भाग गया तो क्या बोलेंगे उसे? परमे, परमे, वर्गमूल भाग गया परमे। अब यहां पे वर्गमूल नहीं भाग गया क्योंकि 7 आ गया, मान लो ये 7 आ गया तो अंडर रूट तो नहीं भाग रहा, तो इसे क्या बोलेंगे? अपर में, अपरिमेय। वास्तविक तो यहां तक है 0 तक, ये पर में है, ये अपर में, और ये भी कैसा है? पर में, क्योंकि 0 भी एक परमेय संख्या होती है। अब जरा सुने, यहां पर अंडर रूट में बचे चाहे बिना अंडर रूट में बचे, जब ये जुड़ेगा तो कुछ और आएगा, घटेगा तो कुछ और आएगा। इसका मतलब कैसे मूल होंगे? असमान। ये भी कैसे होंगे? असमान। और ये कैसे होंगे? समान। क्यों? क्योंकि 0 आ गया, जब ये 0 हो गया, 0 किसी में जोड़ो चाहे घटाओ वह संख्या वैसी रहती है, तो दोनों मूल कैसे होंगे? समान। इसका मतलब समान की क्या कंडीशन आ गई? विविधकर का मान 0 होता है। अब ये टेबल बनी, आपने कैसे याद करें? वास्तविक फास्तविक ये क्या क्या आ रहा है? मैंने कहा कैसा भी समीकरण आ जाए आप उसका विविधकर निकालो खाली। आपने कैसे? देखिएगा, आपने निकाला x² + 4x - 3 = 0 है। इसमें a का मान आपको 1 दिखाई दे रहा है, b का मान 4 दिखाई दे रहा है, और c का मान -3 दिखाई दे रहा है। यदि आप यहां पे विविधकर निकालो तो b² - 4ac, 4 का वर्ग -4 × 1 × -3, और ये 16 + 12 कितना आ गया? 28। ये 0 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा, बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वास्तविक होगा, विक होगा। दूसरा, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका वर्गमूल नहीं निकलता, 25 का निकलता है, 25 का 36 का निकलता है, तो वर्गमूल बचेगा। तो ये कैसी है? अपरिमेय। और 0 के अलावा कुछ भी होगा तो हमेशा असमान होता है। यदि किसी द्विघात समीकरण का विविधकर 16 आ गया तो हम क्या लिखेंगे? ये वास्तविक होगा, रियल होगा। इसके बाद ये रेशनल होगा, ये रियल, रियल होता है वास्तविक। रेशनल, रेशनल मतलब परमेय। और फिर इसके अलावा हमेशा समान तो कभी, समान तो तभी होगा जब 0 आ रहा होगा, तो कैसा होगा? ये अनइक्वल, असमान। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये हम इस खाली विविधकर को देख के बताएंगे। इतनी टेबल कौन याद रखे? क्या जरूरत है आपको याद करने की? आपको तो ये करना है, यदि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर तो वास्तविक होगा, होगा। नहीं तो काल्पनिक तो एक ही कंडीशन में होता है, यदि विविधकर -16 आता तो वो इमेजनरी है, वो काल्पनिक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं? यदि 0 से छोटा आएगा तो कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। और 0 से बड़ा है या बराबर है तो वास्तविक है, वास्तविक तो है। अब दोनों में असमान है, देख लो आप, 0 में तो समान हो जाएगा, इन दोनों में असमान होगा। और जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परमेय, और जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरमेय होता है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, कहता है एक द्विघात समीकरण है, उसका मूल एक √3 है, तो द्विघात समीकरण बनाओ। अब आपने कहा द्विघात समीकरण है, मूल दे रखा है 1 और द्विघात बनाओ, कहां से बना दें? आपके दिमाग में तो क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, कभी भी एक मूल अपरमेय रूप में दे रखा हो तो दूसरा इसके विपरीत चिन्ह का होता है। यदि 2 + √3 दे रखा होता तो दूसरा 2 - √3 होगा, पक्की बात है।
यदि 4 प्लस √3/2 दे रखा है तो दूसरा, यदि माइनस का दे रखा है तो दूसरा प्लस का होगा। अब आपने पढ़ रखा है कि द्विघात समीकरण होता है x² - x मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह पढ़ रखा है। x² डायरेक्ट लिखेंगे -x मूलों का योगफल, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3। x² -3 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण आ गया। यदि यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, x² - x मूलों का योग, इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो इससे ये कट जाएगा, 2 और 2 कितना है 4, प्लस मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा करूंगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो क्या आएगा a का वर्ग -√3 का वर्ग। x² - 4x, 4 में से 3 गए 1, ये द्विघात समीकरण बन गया। यदि आपके पास ये आ रहा है 4 माइनस ये रहा x² - x मूलों का योग करेंगे 4 - √3/2 प्लस 4 प्लस √3/2 प्लस मूलों का गुणनफल x² - x। जब 2 लघुत्तम ले लिया तो इससे ये कट जाएगा, 4 और 4 ये 8 आ जाएगा, प्लस यहां पे जब गुणा करेंगे तो ये a प्लस b है और a माइनस बी, प्लस था ये मैं माइनस लिख गया था, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 16 में से 3 गए 13, 4 सॉरी नीचे 4 आएगा, 4 का गुणा कर दो पूरे में, 4 का गुणा करो, 4x² माइनस 16x प्लस 13 बराबर 0। इसमें कुछ और कंडीशन होती हैं, अब उस पर बात करते हैं। द्विघात समीकरण आपको ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है बराबर 0, और आपसे ये कहा जाए कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। जब एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा है तो देखिएगा मूलों का गुणनफल आपने क्या पढ़ रखा है, मूलों का गुणनफल आपने पढ़ रखा है c/a। अब पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल 1/अल्फा बराबर c/a, इससे ये कट गया, a बराबर c आ गया। इसका मतलब ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, कभी भी कोई द्विघात समीकरण दे रखा हो और कहे कि एक मूल दूसरे का उल्टा है तो इसका मतलब a और c आपस में बराबर होंगे। और यदि आपसे ये कह दे कि एक मूल, देखना ये व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम, ये कंडीशन आ गई हमेशा के लिए। यदि कह दे एक मूल दूसरे मूल के विपरीत चिन्ह का है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो आपने पढ़ रखा है मूलों का योग, मूलों का योग क्या पढ़ रखा है -b/a पढ़ रखा है आपने। इसका मतलब क्या आया, एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा बराबर -b/a, इससे ये कट गया। बिल्कुल बात क्लियर। यदि कट गया तो कितना आ गया 0 -b/a, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें b का मान कितना आ जाएगा 0। यदि एक मूल दूसरे के विपरीत चिन्ह का होगा, एक 3 है दूसरा -3, 100% b 0 होगा, इसका मतलब x का गुणांक नहीं होगा उसमें। यही बात तीसरी बात बोल दे, क्या बोल दे, यदि द्विघात समीकरण, देखिए बात को, ये बात बिल्कुल नोट कर लिएगा, अभी इसका बहुत बड़े बड़े इस्तेमाल सिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद अगली बात आती है कि यदि यही द्विघात समीकरण दे रखा है और कह दे इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हूं, वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हूं। यदि आप इसको करने लगे तो देखिए कितना समय लगेगा आपको। करने का तरीका आप क्या करोगे, यहां से मूलों का योग निकालोगे,
माइनस बी अपॉन ए, बी का मान बी है, ए का मान ए है, गुणनफल निकालोगे सी अपॉन ए। अब आपको क्या चाहिए, वो समीकरण चाहिए जिसके मूल 1 अपॉन एल्फा और 1 अपॉन बीटा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस 1 अपॉन एल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि अब तो मूल ये हो गए। और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यदि अल्फा बीटा लघुत्तम ले लें तो कितना आ गया, बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा बीटा। और ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस भी अपने। अभी आप देखेंगे शॉर्टकट और बिना लिखे वाला मेथड, पूरा लिखने का तरीका देख रहे हैं आप कि यदि मूल अल्फा बीटा हैं, यदि उल्टे हो जाएं तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बना रहे हैं और अल्फा बीटा का मान सी अपॉन ए से कट गया, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए बराबर 0। और ध्यान दिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी बराबर 0। सी का लघुत्तम ले गुणा कर दो, क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए बराबर 0। बड़े खुश हुए कि हमारा आ गया, आएगा तो यही, लेकिन टेक्निक सुनिएगा, कभी भी मूल व्युत्क्रम हो रहे हो, क्या हो रहे हो, व्युत्क्रम। 2 टेक्निक सिखाऊंगा, दोनों दिमाग में बिल्कुल याद रखिएगा। कभी भी मूल व्युत्क्रम हो रहे हो, अल्फा बीटा हैं और कह दे 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन एल्फा, ऐसा समीकरण निकालो जिसके मूल 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा, उल्टे ही तो हो रहे। तो डायरेक्ट करने का तरीका देखिएगा। एक तरीका तो ये होता है, ए जहां पे एक्स है वहां 1 अपॉन एक्स लिख दो, जहां जहां एक्स दिखाई दे, जहां जहां एक्स था वहां 1 अपॉन एक्स लिख दिया। इसके बाद ए, ये 1/x स्क्वायर हो गया, b/x हो गया, c बराबर 0। फिर एक्स स्क्वायर लघुत्तम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a प्लस बी, एक्स से एक्स कटेगा 1x प्लस सी एक्स स्क्वायर, और ये 0 में चला गया, क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। देख लो यही आ रहा है, नहीं आ रहा। अब आपने कहा अरे गुरुजी क्या गोली दे रहे हो, अभी तो कह रहे थे कि एक लाइन भी नहीं लिखनी पड़ेगी और आपने फिर भी 4 लाइन लिख दी। जो बोला है वही बोलूंगा, एक भी लाइन नहीं लिखोगे गारंटी है। आपने कैसे, ये मैंने टेक्निक है ऐसे ये पूरा करके दिखाया, ये थोड़ी सी टेक्निक सिखाई। अब सुपर टेक्निक देखें आप, कभी भी मूल व्युत्क्रम हो जाएं, कभी भी मूल व्युत्क्रम हो जाएं और आपसे समीकरण पूछ दे तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट था वो एक्स स्क्वायर के साथ ले आना है और जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक था वो कांस्टेंट के ले आना है। ले आए, सी ले आए एक्स स्क्वायर के साथ, बीच वाला ज्यों का त्यों और ए को यहां ले आए। आंसर देखिएगा, कभी भी कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है, कभी भी मूल व्युत्क्रम हो जाएं। अब ये नहीं कि हमेशा अल्फा बीटा बोलेगा, कह देगा, मान लो ये कह दे, आपसे कह दिया, एक क्वेश्चन बोलता है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी मूल व्युत्क्रम हो जाएं और कह समीकरण बना दो। तो मैंने क्या टेक्निक सिखाई, एक्स स्क्वायर के साथ जो बिना एक्स का था उसको लिख दिया और बिना एक्स वाले की जगह एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया, बीच वाला ज्यों का त्यों। खूब आराम से समझ लिए। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने की उसकी क्या टेक्निक होती है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि कहता है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके मूल 2 और 3 है, 2 और 3 ही होते हैं, आप निकाल के देख लेना, गुणनखंड कर लेना, 2 और 3 ही आएंगी। कहता है वो समीकरण ज्ञात करो, वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/2 हो और 1/3 हो। वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/2 और 1/3 हो। उल्टे कर दिए, देख लो। तो मैंने क्या टेक्निक सिखाई, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, सी को यहां लिख दो, इसका गुणांक कितना है, 1, ये कांस्टेंट किया लिख दो और एक्स वाला ज्यों का त्यों रहने दो। आंसर आ गया। सुपर सुपर टेक्निक, दिमाग का जबरदस्त इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि भूल गए इस सर ने क्या कराया था, नहीं तो करने का तरीका तो मैंने सिखाया, ये भी तरीका सिखाया, उसका इससे छोटा सिखाया, अब बिना लिखा पढ़े का सिखा दिया। एक लाइन की बात हुई थी, एक लाइन में सिखा दिया। तो कभी मूल व्युत्क्रम हो रहे हो तो बस आप ये कर दीजिए। अगली बात आती है और सुपर सुपर बात देखिएगा,
इस पे बड़े सुपर क्वेश्चन आते हैं, तो सुपर तरीके से देखिए। अगला क्वेश्चन आता है कि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। कहता है इसके मूल ज्ञात करो, इसके मूल ज्ञात करो। मूल का मतलब इसके गुणनखंड करो, x के मान निकालो। सारे क्रम बीत जाएंगे गुणनखंड करते करते। अब आप करिए क्या, मैं आपको पहले समझाता हूं। यहां स्मॉल ए भी लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल से तुलना कर दी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब क्या हो गया, ए का मान आ गया ए माइनस बी का मान आ गया बी माइनस सी और सी का मान आ गया सी माइनस ए। यदि मैं इसको जोड़ूं ए प्लस बी प्लस सी, गौर से देखिएगा, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द्विघात समीकरण है, उसके गुणांकों का योग यदि शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो मूल क्या होंगे, एक मूल तो हमेशा एक होगा, हमेशा। और दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा होगा सी अपॉन ए। सी क्या होता है, कांस्टेंट सी माइनस ए है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए माइनस बी। डायरेक्ट आंसर आ गया। यदि आप इस पे एग्जाम्पल समझना चाहें तो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। आपने एक एग्जाम्पल हो जाए तो आनंद आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यदि आप इसके फैक्टर करने लगे, देखिए अब आप देखिए मूल पे बात को समझिएगा कि यदि आप इसके फैक्टर करने लगे तो आप तब भी 2 मिनट लगा दोगे। मैं 2 सेकंड नहीं लगने दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। आपने कैसे, पहले तो मैं आपको गुणनखंड करके दिखाऊं। आप ऐसे करोगे इसके गुणनखंड, देखो कितनी मेहनत करोगे। x कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, x बराबर 2 और x बराबर 1। मूल 2 और 1 आ गए, आगे 2 और 1। अब इतना लिखना पड़ा आपको। हमने तो आपसे कहा था यहां पर a का मान कितना है, 1। अपने मन में ही सोच लेंगे हम क्या लिखा हुआ है। b का मान कितना है, -3 और c का मान 2। क्या इनके गुणांकों का योग शून्य है? 1 और -3 और प्लस के 2 कितने हो गए, 0। आपने देख लिया कितने हो गए, 0 हो गए। और जब 0 हो गए तो इसका एक मूल क्या होगा, 1। पहली बात हुई थी आपसे। और दूसरा मूल क्या बात हुई थी, c अपॉन ए। c का मान कितना है, 2/1। कितना आ गया, 2। 1,2 आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें तो आप गुणनखंड कर लेते हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फंस जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी बराबर 0। कहता है इसके मूल बताओ। अरे अब आपके दिमाग में बात घुस गई कि सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे इनके मूलों का योग कितना है, गुणांकों का योग कितना आ रहा है। देखो p से p कट रहा है, r से r कट रहा है, q से q कट रहा है, 0 आ रहा है। और जब 0 आ रहा है तो इसका एक मूल तो 1 होगा, 100% होगा बिना खोपड़ी के। और जब 1 होगा तो दूसरा क्या होगा, c अपॉन ए, r माइनस पी बटे p माइनस क्यू। आंसर। इस प्रकार से ये द्विघात समीकरण करते हैं। अभी और एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा क्या कहता है। यदि समीकरण इतने के मूल बराबर हैं तो मूल नहीं पूछे। यदि इसमें मूल पूछता तो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। इन गुणांकों का योग शून्य है तो एक मूल तो 1 होगा और एक क्या होगा, c अपॉन ए। c का मान c माइनस ए बटे a का मान a माइनस बी है। यदि मूल पूछता तो ये हो जाता, लेकिन उसने क्या कहा है, मूल बराबर हैं तो a b c में क्या संबंध है। मूल बराबर हैं तो विविधकर 0 है और विविधकर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और b का मान कितना है, b माइनस सी माइनस 4। a का मान कितना है, a माइनस बी। और c का मान कितना है, c माइनस ए बराबर 0। इसका होल स्क्वायर खोलिए, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहां गुणा करिए, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, a का c में करेंगे ac और -4 -4ac। a का माइनस ए में गुणा करेंगे -a स्क्वायर
और माइनस प्लस 4a², माइनस बी का सी में करेंगे माइनस bc प्लस का 4bc, और माइनस बी का माइनस ए में करेंगे प्लस का ab का इसमें होगा माइनस के 4ab, और यह ध्यान दीजिएगा बराबर 0। ये देखिएगा b², ये 4a² आ गया, ये b² है, ये c² है। अब माइनस के 4ab, 4bc प्लस के 2bc माइनस के प्लस के 2bc, और ये माइनस के 4ac बराबर 0। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर नहीं बनना, ये किसी चीज का होल क्यूब है, क्योंकि होल स्क्वायर होता तो उसमें 3 ही पद होते, 2 पदों का होता। तो अब ये 2 पद से ज्यादा हैं तो ये होल क्यूब नहीं, ये 2 से अधिक पदों का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब का तो मतलब ही नहीं बनता। तो कितने का होगा देखिएगा, BC दोनों किसके आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए AB माइनस में और AC माइनस में। इसका मतलब क्या है, ये किसका होल स्क्वायर ना, देखिए 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस माइनस c का, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस का ही होगा। अब हमने देखा क्या, प्लस 2a भी होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 2a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू माइनस b। जरा गुणा करके देखो, माइनस के 4a भी आ रहे नहीं आ रहे, मैं आपको बना के दिखला रहा हूं। प्लस 2bc होता है, bc इन दोनों का गुणा माइनस b का माइनस c में गुणा, यही आ रहा है, देख लो प्लस के 2bc हैं। फिर प्लस 2ca होता है, c की वैल्यू कितनी है माइनस के c, और a की वैल्यू कितनी है 2a। जरा गुणा करके देखो, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 दूनी 4 माइनस के 4ac, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब किसका होल स्क्वायर है, ये 2a माइनस b माइनस c का ये होल स्क्वायर। वर्गमूल ले लिया, कितना आ गया, 2a माइनस b माइनस c बराबर 0 और 2a बराबर b प्लस c। ये अलग तरीके का एक बड़ा सा क्वेश्चन, इसका होल स्क्वायर बनाना बहुत बड़ी चीज थी, मतलब यदि दिमाग में नहीं आया तो ये नहीं हो पा रहा कि ये किस प्रकार से है। तो क्या संबंध आया इसमें, 2a बराबर b प्लस c। देखिएगा ये समीकरण दे रखा है, कहता है इसका एक मूल दूसरे का 2/3 है, यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा 2/3 अल्फा है, समझ गए। तो कहता है तो p का मान बताना है, इस p का बताना है। आप मूलों का योगफल जानते हो, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपने पढ़ रखा है, अब आपको ऐसे थोड़ी लिखना होगा, माइनस b अपॉन a पढ़ रखा है। अब ये अल्फा प्लस 2/3 अल्फा माइनस b का मान कितना है माइनस 10/a का मान 2, 3 1 कम 3 और 2 5, 5 अल्फा बटे 3 बराबर 2 का भाग करेंगे 5, 5 से 5 बटे अल्फा बराबर 3। एक मूल अल्फा था 3 आ गया, दूसरा 2/3 इंटू अल्फा 3, तो एक मूल 3 है तो दूसरा कितना है 2। अब मूलों का गुणनफल जानते हो, क्योंकि सी किस में आता है, गुणनफल में। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल फल सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है p और a की वैल्यू कितनी है 2, और मूलों का गुणनफल 3 गुणा 2, और p बराबर कितना आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12, p का मान 12 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर ये सही है। वो सिंपल सा मैंने पूरा लिख लिख के कराए, आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप डायरेक्ट सोच सकते थे कि मूलों का योगफल जो होता है माइनस b अपॉन ए होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का भाग करेंगे 5 आ रहा है, और मूल क्या है अल्फा और ये, तो 3 1 कम 3 और 2 5 अल्फा बटे 3, 5 से 5 कट गया, अल्फा का मान 3 आ गया डायरेक्ट। और जब अल्फा का मान 3 आ गया, 2 तरीके करने के, यहां से फिर मैं 2 तरीके बताता हूं। अब ये मूलों का गुणनफल ये होता है सी अपॉन ई, आपने यहां से पी का मान, और भी तरीके आपके पास। आपने क्या, यदि एक मूल उसका 3 है, यदि किसी समीकरण का आपको एक मूल मालूम है तो वह मूल उस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यदि 3 उसका मूल है तो 3 उसको क्या करेगा, संतुष्ट। यहां लगाया आपने 2, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 माइनस 3 यहां लगाया 10 3 30 प्लस p। जब आप करोगे तभी तो मैं शॉर्टकट पे चलूंगा। p बराबर 18 में से 30 गए, माइनस के 12 इधर ले गए प्लस के 12, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ आप एसएससी सीजीएल के एडवांस की भी तैयारी करना चाहें, आप कितनी भी दूर रहते हो उससे कोई मतलब नहीं। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर लिखिए, मैं आपको ग्रुप पर जुड़वाऊंगा, आप वहीं से रह के पढ़िए। सीजीएल में जबरदस्त टेक्निक, इसमें जैसे लिख रहे हैं उसमें कुछ नहीं, उसमें डायरेक्ट ही हमें बताना था इस तरीके से। उसमें तो और एडवांस क्वेश्चन होते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो उसको उसी तरीके से जवाब दिए जाएंगे। तो सीजीएल एडवांस की किसी को तैयारी करनी हो वो सीधे कांटेक्ट करे, कोचिंग के नंबर उसमें लिखे हुए हैं। ऑनलाइन चाहता है वो अपने घर पे बैठे आराम से पढ़े, एक एक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहता हो उसकी सबकी प्रॉब्लम दूर होगी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एसएससी में सीजीएल, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, सीजीएल और सीजीएल की एडवांस बच्चों को नहीं मिलती है, बड़े दिक्कत में आते हैं। एडवांस सबसे पहले आपको एडवांस करनी है, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो डायरेक्ट उसे करना है कैसे भी। तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स बॉक्स में नंबर भेज दें, उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा दिया जाएगा और आपको क्लास मिलेगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, कहते हैं बहुपद इतने के दो शून्यांकों का योग दे रखा है। भाई साहब ये कितनी घात दिखाई दे रही है? 3। जब 3 घात है तो 3 मूल होंगे, अल्फा बीटा और गामा, तो 2 मूलों का योग दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 2। कहता है तो इसका तीसरा मूल बताओ, गामा बताओ। और आपसे बात हुई थी 2 मूल का योग हो चाहे 3 मूल का योग हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इससे अभी थोड़ी देर पहले हुई है कि उसमें क्या आया था, -b/a। बस यहां पर अंतर क्या आता है, b जो होता है वो x² का गुणांक हो जाता है। a के बाद b, जितनी घात का समीकरण उससे 1 कम का गुणांक होगा ये। यदि 4 घात आ जाए तो a होगा x⁴ का और b होगा किसका, x³ का। इसी प्रकार जब क्यूब आ रहा है तो a होगा x³ का तो b किसका होगा, x² का। तो क्या आ गया, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 2। गामा तीसरा मूल पूछा है माइनस, b की वैल्यू 6 बटे a की वैल्यू कितनी है, 1। -6 आएगा, 2 को इधर लाएंगे, गामा बराबर -8। ठीक है। देखिए क्या कहता है, यदि समीकरण इतने के मूल a और b हैं तो वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/a और 1/b हो। अभी आपसे बात हुई थी, सेकंड वाली बात हुई थी, बीच में फिर ये रिपीट, इसलिए कि आपको दोबारा याद आया, हमेशा कहीं भूलो मत। a और b हैं और 1/a और 1/b हो गई, मतलब उल्टे हो गए। उल्टे हो गए तो आपसे सीधे कहा था जो c है वो a की जगह लिख दो, c कांस्टेंट वाला जो है वो a की जगह लिख दो x² के साथ, और a वाला c की जगह लिख दो। अब बीच वाला ज्यों का त्यों। आंसर टिक कौन सा है, rx² + qx + p, पहला ही आंसर है। सेकंडों का काम, बिना लिखा पड़ेगा काम, फटाफट। 3 तरीके सिखाए थे इसी क्वेश्चन के पीछे, सबसे छोटा यही था, पहले पूरा करके दिखाया था, उसके बाद x के 1/x लिख दिया था तब भी यही आया था, और तीसरा ये बताया था कि डायरेक्ट कैसे मार देंगे आप, किस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसका मान धनात्मक होगा कब। देखिए धनात्मक होगा यदि आप किसी भी चीज का होल स्क्वायर बना दें, वो हमेशा धनात्मक होता है। क्यों, होल स्क्वायर के अंदर यदि -3 भी है, -3 का स्क्वायर भी +3 होता है, तो इसका मतलब होल स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव रखना है तो आपको दिखाई दे रहा है x² + 2bc है, 2bx है, प्लस b² जोड़ा, b² घटा दिया आपने। क्यों जोड़ा, क्यों घटाया? होल स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि x² का गुणांक 1 है तो x के गुणांक का आधा करिए। x का गुणांक कितना है, 2b, और 2b का आधा कितना होगा, b का स्क्वायर जोड़िए, b का स्क्वायर घटा दिए। यहां से यहां तक ये x + b का होल स्क्वायर बन गया। आप चेक कर सकते हैं, a का वर्ग b का वर्ग 2ab -b² + c²। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो किसका मतलब, किसको पॉजिटिव होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, माइनस का b² प्लस का c हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। ये तो होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस का b², इसको इधर ले गए, लेस देन ओ ग्रेटर देन,
इधर ले आएंगे तो माइनस का सी, और जब माइनस काटते हैं तो इस चिन्ह को पलट देते हैं तो क्या आ गया, बी स्क्वायर लेस देन सी। बी स्क्वायर का मान सी से छोटा होना चाहिए। कौन सा है, बी स्क्वायर का मान सी से छोटा होना चाहिए। आंसर ये वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, समीकरण इतने के मूलों का हरात्मक माध्य। यहां पर गौर करिए, द्विघात है, कितने मूल होंगे, 2, उसका हरात्मक माध्य चाहिए। पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि हरात्मक माध्य दो संख्याओं का होता क्या है। दो संख्याएं ए और बी हैं, इसका हरात्मक माध्य होता है जिससे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन, HM, 2AB अपॉन A प्लस B। यह हरात्मक माध्य होता है। अब आप कहेंगे ये आ कहां से आता है, यदि आप टोकेंगे तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। यदि इसका हरात्मक माध्य निकालना है, जरा विचार करिएगा, तो इसका हरात्मक माध्य निकालना है। इसका मतलब किस श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। इसका उल्टा कर दीजिए तो किस में आ जाएगा, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B और 1 अपॉन H। ये AP में हो गया। अब आप कहेंगे ये AP कहां से आ गई। अब ये सब या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, दो संख्याओं का हरात्मक 2AB अपॉन A प्लस B होता है। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पा रहे, बीच वाले का दुगना इन दोनों के योग के बराबर होता है। AB लघुत्तम आ गया, B प्लस A हो गया, 2 अपॉन H हो गया। H का इधर गुणा होगा A प्लस B। कोई बात नहीं, आपको ना समझ में आए कोई जरूरत नहीं, जिसने इंटरमीडिएट कर रखी हो उसको तो तुरंत समझ आया, क्योंकि ये चैप्टर हुआ करता है। H का मान कितना आ गया, 2AB अपॉन A प्लस B, यही आ रहा है। हरात्मक माध्य आप दो संख्याओं का याद रखना, कभी भी दो संख्याओं का हरात्मक माध्य कहे, आपसे कहते 5 और 12 का हरात्मक माध्य निकालो, कोई टेंशन नहीं। दुगुना करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, दुगुना करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और नीचे दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। कितना के 12 5 60, 120 बटे 17, ये आ गया। तो क्या सीखे आप, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य क्या होता है, 2AB, 2 गुणा दोनों संख्या बटे दोनों संख्याओं का योग। अब बात यहां आती है, यहां पर मान लिया इसके मूल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -B अपॉन A 10। मूलों का गुणनफल C अपॉन A 11 बटे 1, 11 आ गया। आपको योग भी मालूम है और गुणनफल भी मालूम है, और आपसे कहता है हरात्मक माध्य निकालिए, इन मूलों का निकालिए। तो क्या कहा था, मूल अल्फा बीटा ही तो है, तो क्या करेंगे, 2 गुणा अल्फा बीटा, मूलों का योग गुणा बटे मूलों का योग। 2 इंटू मूलों का गुणा कितना आ गया, 11 बटे मूलों का योग कितना है, 10। कितना आ गया, 2 से 5 बार घटा, 11 बटे 5। तो आपको यह बात क्लियर हो गई कि कभी भी दो संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना हो तो 2 गुणा दोनों संख्याएं बटे नीचे दोनों संख्याओं का योग। तो इसका आंसर आ गया B, 11 बटे 5। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा हैं, यदि इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -B बटे A, P आ गया। और मूलों का गुणनफल क्या आएगा, C अपॉन A, Q बटे 1, Q आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। यदि अल्फा बीटा लघुत्तम ले लूं तो बीटा से बीटा कटा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखिएगा आपको तो योग और गुणनफल में लिखनी है, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कितना फालतू आ रहा है, A का वर्ग प्लस B का वर्ग आ रहा है, 2AB और आ रहा है इसमें, 2 अल्फा बीटा और घटा दो। अब तो ये बराबर है दोनों, बटे अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू P स्क्वायर माइनस का 2Q बटे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, Q आ गया। P स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर बटे Q, P स्क्वायर माइनस 2Q क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले,
ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दोगुनी होगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। देखिएगा, पूर्व आय आपकी आयु यदि 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व 15 होगी। यदि 10 वर्ष बाद पूछूं तो तुरंत आप कहोगे 20 और 10 30 होगी। मतलब पूर्व में घटाते हैं और बाद में जोड़ते हैं। तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सोचना है, ऑप्शन से करना है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, मतलब पहला वाला जो होगा वो ए पहला वाला है हर एक में और बी बाद वाला है। 5 वर्ष पूर्व तिगुनी थी, तो हमने 5 वर्ष घटाया, इसमें से कितना बचेगा, ये 45, इसमें से 5 घटाया कितने, 15। क्या ये तिगुनी है कि नहीं है, 15 का तिगुना 45 है। तो अब दूसरी कंडीशन भी इसमें चेक करेंगे। यदि पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होती तो हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी क्या कहता है, 10 वर्ष बाद कितनी आएगी, 60। तो इसकी 10 वर्ष बाद कितनी आएगी, 20 और 10 30। अब क्या कह रहा है, ए की आयु बी की दुगनी होगी, तो देख लो ये दुगनी है कि नहीं है, 30 का दुगना 60 है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। इस तरीके से करेंगे। अब आप इसमें ये नहीं मानेंगे कि ए की आयु x और बी की आयु y, ऐसे करने से तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, सिर्फ ऑप्शन से। हो सकता था तीसरे नंबर पे होता, यदि ये ऑप्शन पहले नंबर पे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आपने क्यों, क्योंकि वो ए को कह रहा है बड़ा और बी को कह रहा है छोटा। इसका मतलब पहले वाली उम्र ज्यादा होनी चाहिए, बाद वाली कम होनी चाहिए। 50% तो तुरंत गायब हो जाता है, ना ये आंसर हो सकता है और ना ये हो सकता। मान लो इससे पहले या हमारे पास दिया होता, तो यदि हम 5 वर्ष पहले इस पर चेक करें तो ये कितनी होगी, 55 5 वर्ष पहले, और ये कितनी होगी, ये होगी 35। क्या इसका ये तिगुना है, तिगुना क्या है, तिगुना कह रहा है कि तिगुनी थी, तो क्या ये तिगुना है, नहीं है तो नहीं है, दूसरी कंडीशन देखेंगे ही नहीं। यहां पर देखा हमने खूब आराम से, जब 5 वर्ष पहले करा तो ये 45 हो गई, ये 15, तिगुनी है। फिर हमने दूसरी कंडीशन को भी अप्लाई करके देखा कि 10 वर्ष बाद का, तो ये 60 हो जाएगी 10 वर्ष बाद, और ये 30 हो जाएगी, दूनी है, दूनी है, तो दूनी है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में लासा मासा और द्विघात समीकरण, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, द्विघात समीकरण पे भी ज्यादा आते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे काम समय अंकगणित पूरा, काम समय, चाल समय, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो उसमें कई चैप्टरों की बात करेंगे। तो यहां तक आप इसके साथ जब भी इस प्रकार की वीडियो करें, रिवीजन वीडियो जो कर रहे हैं, उसके साथ पेपर को जरूर एक बार रिवीजन करें। आप हो सकता है आपने पहली बार पेपर करा हो 2019 से 2015, पहले पेपर में आपको 2 घंटे लगे हो, 3 घंटे लगे हो। जब आप दोबारा करोगे तो 1.5 घंटे लगेंगे। लेकिन रटा हुआ मत करना कि इसका आंसर ये वाला था, बस अपने आप ही मन में खुश हो रहे हो कि हमने ये टिक मार दिया। ये भूल जाओ कि उसका आंसर क्या था। आपको करना इस प्रकार से कि आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आपने घड़ी लगाई, पहली बार में आपने 1.5 घंटे में करा, दोबारा देखें कि आप 1.5 घंटे से भी कम में, और डायरेक्ट टेक्निक आ रही है कि नहीं आ रही, डायरेक्ट आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे। और डायरेक्ट सोचने में, बहुत तेजी से करने में 1 घंटा लगाया अलार्म, और 1 घंटे में देखा कि तेजी में कहां पे गलती हो रही है, कहां सोचने में। वो जो एक्सपेरिमेंट जो आप घर पे कर लोगे, वो फिर वहां गलती नहीं होगी, क्योंकि मालूम रहेगा कि तेजी में यहां गलती हो जा रही थी, तेजी में ये जोड़ने में गलती हुई थी। तो उसको जब आप बार बार घर पे करोगे तो वहां पे कभी गलती नहीं हो सकती। तो इसलिए आप 2015 में हर वीडियो में बोल रहा हूं, 15 से 19 तक के वीडियो को आप विशेष तौर पर बार बार करें, और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो उस पर फिर करें, और नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें, तो उसमें आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। क्योंकि समय बहुत नजदीक आ चुका है, उस प्रकार से आप लोग करें। और मैंने आपको कहा कि आपके मित्र कोई भी कहीं भी कितनी भी दूर रहता हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, एसएससी सीजीएल, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, आप मुझसे ये मत कहना कि रेलवे और ये और वो, एसएससी सीजीएल का एडवांस, वो भी लाइव क्लास कर सकते हैं, किसी भी कोने में हो, वो करें, जरूर करें। ये सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जिससे आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।